गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आज 15 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको आज वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं फिर से दोहरा दूं इसी बात को कि अगर आपको ये वीडियो या ये कंटेंट, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आपके आने वाले जितने भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जो आगामी आने वाले हैं, उन सारे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये मदद पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चलिए देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। पहला क्वेश्चन ये बनकर आया है कि किस भारतीय, एक मिनट, क्वेश्चन ये बनकर आया है कि किस भारतीय को एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो मुझे यह बताइए कि किस भारतीय को एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए प्रकाश दुबे, बी जीसी मुर्मू, सी विश्वनाथ नारायण, डी विश्वास कुमार। तो जो भारतीय लेखा या भारतीय जो जिस भारतीयों को एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा का असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है वो है बी जीसी मुर्मू को। किसे? जीसी मुर्मू को। आइए थोड़ा जीसी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं। ये जीसी मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी भी है। क्या है? सीएजी। सीएजी मतलब देख लीजिए यहां पे क्या है, ये देखिए, ये है जेसी मुर्मू। कौन है? जेसी मुर्मू। और वर्तमान में ये क्या है? भारत के महालेखा परीक्षक। कौन है भारत में? वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक है और ये 14वें महालेखा परीक्षक है भारत के। क्या में? 14वें महालेखा परीक्षक। ठीक है। किसी भी कैग प्रमुख की कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उस तक होता है। अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। संविधान का आर्टिकल 148 के द्वारा इनकी नियुक्ति क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और ये क्या है? ये भारत के एक नियंत्रक, एक महालेखा परीक्षक होगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 148। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनकर आया है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनकर आया है कि निम्न में से, देखिए, निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Who among the following has been appointed as the new vice chairman of गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए विजय गोयल। कौन है? विजय गोयल। दूसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर और चौथा ऑप्शन है मनोज तिवारी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विजय गोयल। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? विजय गोयल। आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। विजय गोयल गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या होता है देखिए, इसका लक्ष्य महात्मा गांधी के विचारों के संवर्धन और उनके द्वारा पहचाने गए राष्ट्रीय हितों के विषयों को, खासकर राष्ट्रीय एकीकरण तथा वंचित वर्गों के कल्याण एवं बेहतरी के लिए गतिविधियों की योजना बनाने और उनको अमल में लाने के लिए इसका क्या किया जाता है? इसका गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसी का उपाध्यक्ष बनाया गया किसे? विजय गोयल को। ठीक है, देखिए ये है विजय गोयल। कौन है ये? विजय गोयल। क्या लिखा है? पूर्वीय केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का क्या है? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत का स्थल है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। 1984 में यह संस्कृति मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। किसके तहत? संस्कृति मंत्रालय और वित्तीय सहायता तक ये कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। देखिए सेम बात है। इसका अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया? ये अध्यक्ष जो स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष तो बनाया गया है विजय गोयल, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष खुद पीएम नरेंद्र मोदी है। कौन है? खुद पीएम नरेंद्र मोदी है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बनकर आया है कि हाल में ही किस पूर्व केंद्रीय मंत्री
एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रिसेंटली विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। ठीक है, तो बताइए उस नेता का नाम बताइए, केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है जिनका हाल में ही निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अधीर रंजन चौधरी, ऑस्कर फ्रांडिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑस्कर, क्या चीज? ऑस्कर फ्रांडिस। देखिए थोड़ा यही है ऑस्कर फ्रांडिस, जिनका हाल में ही क्या हो गया है? निधन हो गया। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फ्रांडिस का 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वे 80 साल के थे। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑस्कर फ्रांडिस ने अंतिम सांसें ली। ऑस्कर फ्रांडिस का जन्म 27 मार्च 1941 को कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। 1980 में कर्नाटक के उडुपी से लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे और उसके बाद 1996 से यहां तक लगातार वो जीतते आए थे। ठीक है, और 1998 में कांग्रेस ने राज्यसभा इन्हें भेज दिया। वे तब से बतौर राज्यसभा सांसद ही संसद के सदस्य बने हुए थे। क्योंकि ये कर्नाटक से थे, तो आज आइए थोड़ा बारे में कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बसवराज, क्या है? बसवराज बोम्बई करके, और वहां के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। चलिए आगे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स बनकर आया है, ये करंट अफेयर्स ये बनकर आया है कि दक्षिण संयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में भी पढ़कर सुना देता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। मतलब दक्षिण संयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए 11 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 12 सितंबर और डी 13 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी 12 सितंबर को। ठीक है, देखिए इसके बारे में बताता हूं। देखिए दक्षिण संयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि दक्षिण संयोग की शुरुआत 1949 में एक आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी की सहायता कार्यक्रम की स्थापना की गई। 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के निर्माण के साथ हुई थी। वर्ष 1978 में TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाया गया था। इसे दक्षिणी संयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आप याद रखिए कब से हुई है? 1949 से हुई है। कब मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि हाल में ही एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है लेबनान में। कहां? लेबनान में। तो हाल में ही लेबनान में एक नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिसेंटली। तो बताइए हाल में ही लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, शेख हसन, सादत हरीरी, नजीम मिकाती और मुस्तफा अदीब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नजीम मिकाती। क्या हो जाएगा? सी नंबर, नजीम मिकाती को हाल में ही लेबनान का नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। देखिए यही है कौन? यही है नजीम मिकाती। कौन है? मिकाती, नजीम मिकाती, यही है लेबनान के नए नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए लेबनान के सबसे अमीर आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें यह पद पहले भी 2 बार संभाला है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीन तवीब ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत के बड़े हमले पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो आपको मालूम है कि लेबनान के राजधानी बेरूत में एक विस्फोट हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था 4 अगस्त 2020 को। तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन तवीब के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। इस विस्फोट ने बेरूत बंदरगाह और आसपास के क्षेत्र को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और आपको मालूम होगा कि जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट हुआ था। किस कारण से? अमोनियम नाइट्रेट के कारण यह विस्फोट हुआ था, जिसमें 203 लोग मारे गए थे। कितने? 203 लोग मारे गए थे और कम से कम 6000 अन्य लोग इसमें क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। उसके बाद ये हसन तवीब को क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। और वर्तमान में अभी जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है लेबनान का, वो है नजीम मिकाती। और अब जान लेते हैं कि लेबनान की राजधानी क्या है। अभी मैंने बताया बेरूत, और यहां के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल आउन। क्या? मिशेल आउन करके। ठीक है, चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बन के आया है कि भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रूस, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर फ्रांस और डी नंबर नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका के साथ। तो भारत और अमेरिका 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। देखिए ये क्या है, समझाते हैं हम। देखिए क्या है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया है। जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी 12-14 सितंबर को भारत की यात्रा पर है। इससे पहले उन्हें जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी भारत यात्रा के एक हिस्से के तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से भी मुलाकात की। ठीक है, तो यह आप देख लीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल में एक और कंट्री की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है जिनका नाम है अजीज अखनौज। क्या नाम है, अजीज अखनौज। तो बताइए हाल में अजीज अखनौज किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, मोरक्को, तुर्की, लेबनान या इजराइल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कौन, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए हैं, अजीज अखनौज को। ठीक है, थोड़ा मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। इसका कैप्टन है रबट करके, और इसका जो करेंसी है दिरहम। क्या, दिरहम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां रखी गई। चार ऑप्शन, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़। तो इसका जो आंसर होगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विश्वविद्यालय की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में रखी गई। कहां, अलीगढ़ में रखी गई। देखिए यही है कौन, राजा, क्या लिखा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान में सरकार बना डाली थी उस समय। कहां, इन्होंने उस समय अफगानिस्तान में सरकार बना डाली थी। ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए, यही है कौन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला नरेंद्र मोदी कहां रख रहे हैं, कहां, अलीगढ़ में। देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आज आधारशिला रखेंगे, मतलब कल रख दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, कहां पर, अलीगढ़ में। कहां, अलीगढ़ में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। मतलब ये ऐसा घोषणा है कि हर घर जब बनेगा, नया घर जब बनेगा, तो उस समय हर घर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगा, ताकि क्या हो, हर गाड़ी को चार्ज करने की वहां पर सुविधा हो। तो क्वेश्चन यही बन के आया कि निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाली सभी घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण की घोषणा की है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने की है, तो इंग्लैंड ने की है। किसने, ए नंबर, इंग्लैंड ने की है। आइए इसको अच्छे तरीके जानते हैं। देखिए क्या है, इंग्लैंड ने आगे बनने वाली सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। इंग्लैंड की सरकार इस तरह की नई व्यवस्था के तहत सभी घरों और ऑफिस के बाहर स्मार्ट क्या हो जाएगा, चार्जिंग डिवाइस स्थापित कर रही है, जिससे ऑफ पीक घंटों के दौरान कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकते हैं। सभी ऑफिस ब्लॉक में भी 5 पार्किंग स्थानों के लिए एक चार्ज पॉइंट स्थापित करना होगा। अधिक चार्जिंग पॉइंट रहने से यह भी विवाद खत्म हो जाएगा कि वह कौन पहले चार्ज करेगा, कौन बाद में चार्ज करेगा। आपको बता दें कि विश्व में इंग्लैंड पहला और एकमात्र ऐसा देश है जो चार्जिंग स्टेशन के लिए इस तरह की पहल कर रहा है। ठीक है, देखिए यही है, इस तरह के चार्जिंग पॉइंट होगा हर जगह लगा हुआ, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जो गाड़ी होगा, वो इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से यहां पर वो चार्ज कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये इंडिया से ही बनकर आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देश का पहला कार्बन कैप्चरिंग प्लांट
कहां पर शुरू किया गया? हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट कहां खोला गया है, वो मैंने आपको बताया था। और अभी बता रहा हूं, इस भारत देश का पहला कार्बन कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है? ए जमशेदपुर में, बी भोपाल में, सी इंदौर में, या डी दुर्गापुर में? तो इसका जो आंसर होगा, देश का पहला कैप्चर प्लांट कहां शुरू किया गया है, कार्बन कैप्चर प्लांट, तो कहां? झारखंड के जमशेदपुर यानी टाटा में। कहां? झारखंड के टाटा यानी जमशेदपुर में। ठीक है, देखिए क्या है, टाटा देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू। टाटा के जमशेदपुर स्टील कारखाने में कार्बन कैप्चर प्लांट चालू हो गया है। यह ब्लास्ट फर्नेस गैस से रोजाना 5 टन कार्बन सोखकर एकत्र करेगा, जिसका दोबारा उपयोग किया जाएगा। यह देखिए, यही है क्या? कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू किया गया, किसके द्वारा? टाटा स्टील की पहल से। किसके पहल से? टाटा स्टील के पहल से। चलिए, आज के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी 15 सितंबर के, उन सारी घटनाओं को हमने आज समाहित करने की कोशिश की है। आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो, मैं पुनः इसी बात को दोहरा दूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। फिर से इसी जोश और जुनून के साथ आपसे कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।